मिनी स्टोव मिनिएचर मटन करी। केशवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सब लोग महाकंजूस थे, ईर्ष्यालु थे। उस गांव में कोई भी धंधा शुरू करता तो उसे 2 दिन से ज्यादा चलने नहीं देते थे और बंद करने पर मजबूर कर देते थे। खास तौर पर बबलू और चिंटू बहुत खतरनाक थे। उस गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति व्यापार करने आया। बलदेव ने एक होटल शुरू किया। बलदेव अपनी पत्नी से, देखो वैशाली, ग्राहक भगवान होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऊपर से हम अनजान गांव में आए हैं। ठीक है जी। अब उनके होटल के बाहर खड़े बबलू और चिंटू उस होटल को ताक रहे थे। बलदेव ने उन्हें देखा तो, आओ भाई आओ। यार चिंटू, वो खुद हमें बुला रहा है। बेचारा, अपने बारे में वो जानता नहीं है ना। चलो उसका हाल पूछते हैं। 2 दिन में बोरिया बिस्तरा बांधने पर मजबूर कर देते हैं, कहकर अंदर गए। बबलू और चिंटू होटल में बैठे। बबलू बलदेव से, क्यों चाचा, प्लेट कितने का है? 1 प्लेट 20 रुपया है बेटा। ये तो बहुत सस्ता है। ठीक है, 1 प्लेट लाइए। तब बलदेव 1 प्लेट में नाश्ता लेकर आया। बबलू और चिंटू 1 प्लेट में ही खाने लगे। इस तरह बबलू और चिंटू ने मिलकर 20 प्लेट खाया। बाद में बबलू कैश काउंटर पर बलदेव के पास आकर, ये लो, दोनों का मिलाकर 20 रुपए। ये सुनकर बलदेव, पर आप दोनों ने मिलकर 20 प्लेट खाया है ना? हेलो महाशय, हम दोनों ने सारा नाश्ता 1 ही प्लेट में खाया है। आपने कहा ना कि प्लेट 20 रुपए का है, तो बस ये रहे 20 रुपए। ज्यादा नखरे किए तो सोच लो, तुम हम लोगों को नहीं जानते, ये होटल बंद करा देंगे। अरे ठीक है, जाओ जाओ, मेरी किस्मत है। यूं हर रोज आने वाले ग्राहक किसी न किसी बहाने झगड़ा मोल लेकर बिना पैसे दिए चले जाते थे। नतीजा ये हुआ कि बलदेव का बहुत भारी नुकसान हो गया। कर्जदार आकर बलदेव को तंग करने लगे। इस तरह कुछ दिनों में ही बलदेव को अपना धंधा बंद करना पड़ा। गांव छोड़कर जा रहे बलदेव और वैशाली से, क्यों चाचा जी हमारी मार बर्दाश्त नहीं कर पाए है ना? वापस मत लौटना। कोई हमारे गांव में धंधा करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। बाद में बलदेव और वैशाली जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें अच्छे पकवान की खुशबू आने लगी। वैशाली बलदेव से, क्या जी, आसपास कोई नजर तो नहीं आता? पकवान की खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह, क्या खुशबू है! इतनी चिंता होते हुए भी ये खुशबू मन मोह रही है। जो भी ये पका रहा है वो वाकई माहिर होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर यहाँ कोई कहीं नजर नहीं आता, कहकर ढूंढने लगे तो एक जगह उन्हें कुछ लिलीपुट खाना पकाते हुए नजर आए। बलदेव और उसकी पत्नी को देखकर लिलीपुट घबरा गए। उनसे बलदेव, आप लोग ना घबराएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम खुद बहुत परेशान हैं। आप जैसे छोटे प्राणियों को हानि पहुंचाकर हम और पाप नहीं करना चाहते। वैसे इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाला व्यक्ति है कौन? ये सुनकर लिलीपुट, यही है वो, इसका नाम सोमू है। हम सब रसोइये ही हैं। हमारे गांव में हम गरीब हैं, हम शादी के लायक हो गए हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी में लड़की को ढेर सारा सोना देना होता है, इसलिए सोना ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी क्या समस्या है? तब बलदेव ने उन्हें बताया कि कैसे गांव में होटल शुरू किया, कैसे गांव वालों ने उन्हें ठगा, कैसे उसका नुकसान हुआ और कर्जदारों ने कैसे तंग किया। सब बताया। एक काम करते हैं, होटल दोबारा चलाते हैं, हम खाना बनाते हैं, पैसे मिले तो हमें थोड़ा सोना देना, ठीक है? बलदेव खुशी से मान गया। फिर बलदेव दुकान के बाहर खड़ा होकर, आओ भाई आओ, लजीज मटन करी के साथ खाना, केवल 50 रुपए। देर ना करें, 3 महीने का टोकन पहले ही ले लीजिए। आओ भाई आओ। ये बात सुनकर बबलू चिंटू से, यार इस बार तो इसको एकदम चित करना होगा। फिर सब लोगों ने 3 महीने का टोकन खरीदा। अंदर लिलीपुट मिनी स्टोव में मटन करी और राइस बनाने लगे। वाह, क्या खुशबू है यार! इसे ढक कर पूरा खाना सफा चट कर देते हैं। यूं सोचकर बबलू और चिंटू अंदर गए। अब वहां लिलीपुट ने छोटे छोटे प्लेट में मटन करी और राइस परोसा। वो प्लेट और उन्हें देखकर बबलू हैरान हो गया। फिर खाना देखकर बलदेव से,
हम तुम्हें क्या दिखते हैं? ये क्या इतने छोटे छोटे प्लेट में परोसा? ये तो एक चम्मच भर भी नहीं है। जब दोनों ने एक ही प्लेट में 20 प्लेट इडली खाया तब मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे मैंने लिलीपुट को ये होटल बेच दिया है, अब वो जितना खाते हैं उतना ही परोसेंगे ना। खाना हो तो खाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। मुझसे जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। मुझे तुमने और इस गांव वालों ने बहुत लूटा है कमीनों। खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। भैया अपना तो पॉलिसी है कि या तो गला पकड़ो नहीं तो फिर पाँव। इन ठिगनों ने तो खाना लजीज बनाया है, खाएंगे और नहीं तो क्या कहकर उसे मुंह में डाला। फिर बलदेव ने लिलीपुट को बहुत सारा सोना दिया। सोना लेकर लिलीपुट, भाई साहब हम शादी करके हमारे पत्नियों के साथ यहीं वापस लौटेंगे, क्या हमें आप काम देंगे? बलदेव हंसते हुए, भाई तुम लोग तो हमारे परिवार जैसे हो, जब जी में आए यहाँ आ जाना। इनोसेंट मदर ग्रीडी सन। एक गांव में शांतिबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 जुड़वा बेटे थे, राम और लक्ष्मण। नाम के तो वो राम और लक्ष्मण थे, पर जब देखो लड़ते रहते थे। उन्हें मां से बेहद प्यार था। एक दिन राम ने एक गुलेल से आम को मारा। वो पेड़ से टूटकर नीचे गिरा तो उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण ने एक हलवाई की दुकान पर पैसे देकर मिठाई खरीदा। दोनों वो लेकर माँ के पास पहुंचे। माँ, मैंने मेहनत से बाग से इस आम को तोड़ा है, तुम्हें आम पसंद है ना? खाओ माँ, खाओ। अरे ठहरो माँ, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए अपने पॉकेट मनी को जमा करके तुम्हारे लिए ये मिठाई खरीद कर लाया हूँ। पहले इससे खाओ माँ। ये हो ही नहीं सकता, पहले मेरा फल को ही खाना होगा, बाद में तुम्हारी मिठाई। वो कोई नहीं, पहले मिठाई उसके बाद ही कुछ और, क्योंकि ये मेरी माँ है। बकवास ना करो, ये मेरी माँ है, तू कहीं किसी कूड़ेदान में मिला होगा। यूं दोनों माँ के एक एक हाथ पकड़कर ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है कहकर खींचने लगे। अरे अरे बंद करो ये ड्रामा, तुम दोनों अपने प्यार से ही मुझे मार डालोगे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि माँ को इतना प्यार करने वाले 2 बेटे मिले हैं। यहाँ दो, मैं दोनों ही चीजें खा जाती हूँ कहकर उन्हें लिया। उनके बड़े होने के बाद दोनों का एक ही दिन विवाह हुआ। ये देख शांतिबाई बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उनके बच्चे भी हुए। पोते पोतियों के साथ खेलते हुए वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पत्नियों के मोह के कारण मां के लिए प्यार कम हुआ और उसकी जगह मां से चिढ़ना बढ़ने लगा। एक दिन सब बात कर रहे थे तो राम की पत्नी, हाय हाय, तुम्हारी माँ से मेरी बनती ही नहीं है। वो चाहती है कि उन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, कुछ कहो तो कहती है कि उम्र हो गई, चला नहीं जाता, क्या करूं तुम्हें बताओ। हाँ दीदी, कोई छोटा काम भी कहो तो कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, सर चकरा रहा है। अरे तुम लोग सही कह रही हो, उन्हें हर महीने एक डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, दवाई खरीदते रहना पड़ता है। क्या तुम लोग जानते हो कि उनके इलाज के लिए कितना खर्च होता है? हाँ भैया, चाहे जितना भी खर्च कर लो, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। बचपन में मेरी माँ कहकर हम लड़ते थे ना, अब उसे याद करूं तो खींच होती है भाई। ऐसे बोलना पाप है पापा, बड़ों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है ना। तुम चुप रहो, छोटी बच्ची हो, बड़ी बड़ी बातें ना करो, चुपचाप अंदर जाओ। भाई अब माँ की देखभाल करना अपने बस की बात नहीं है। सोचता हूँ कि इन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा दें। ये तो बढ़िया सोच है, वाह, महीने के खर्चा हम भर देंगे, बस तो काफी है। ये बात सुनकर छोटा लड़का बहुत दुखी हुआ। बाद में वो और वो छोटी बच्ची मिलकर एक वकील के पास गए। अंकल जी, आप हमारे माँ बाप को नहीं बताएंगे तो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए अंकल जी, प्लीज। ऐसा कहा। जरूर मुन्ना बेटे, कहो क्या चाहिए बेटा, मैं हूं ना। इस तरह उन बच्चों ने क्या करना है सब कुछ विवरण किया। बाद में वकील ने कुछ दस्तावेज तैयार किए। उसे पुराना जताने के लिए उस पर थोड़ा मिट्टी भी लगाया। अगले दिन राम अपनी माँ से वृद्धाश्रम की बात छेड़ने लगा। क्यों बेटे, तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर लिया है? क्या मैं तुम लोगों के लिए इतनी बोझ बन गई हूँ? क्या इस उम्र में बच्चों के साथ खेलने का सौभाग्य भी नहीं है? कहकर दुखी हो रही थी। इतने में मुन्ना दस्तावेज के साथ आया और पापा,
एक चूहा अलमारी में घुस गया था, उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, तब यही कागज। कहकर अपने पिताजी को वो कागज थमाया। राम उसे जोर से पढ़ने लगा। ये वसीयत राजा प्रताप सिंह ने अपने पोती शांताबाई के लिए लिखा है। अपने संस्थान के 500 एकड़ जमीन को शांतिबाई के नाम किया है। उसके जीवन काल में ये जमीन जिसके नाम करेगी उसे ही वो जमीन प्राप्त होगी, ऐसा लिखा था। इतने में उस बच्चे ने अपने दादी के कान में कुछ ना बोलने के लिए कहा। उस वसीयत में जायदाद का जिक्र सुनकर सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। सभी लालच में पड़ गए। माँ, ए माँ, ये कमबख्त तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है ना? उसकी ये हिम्मत, मैं अपनी माँ को कहीं जाने नहीं दूंगा, कहकर का हाथ पकड़ा। राम ने भी माँ का हाथ पकड़कर, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तू ज्यादा नाटक ना कर, ये मेरी माँ है। यूं दोनों, ये मेरी माँ है, नहीं नहीं ये मेरी माँ है, कहते हुए हाथ पकड़कर खींचने लगे। उसकी जायदाद के लालच में आकर कि बहुएं भी एक उनका पैर दबाते हुए और एक हवा करते हुए सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद शांतिबाई, अरे मेरे प्यारे पोते, तुम वाकई बहुत चतुर हो। मुझे वृद्धाश्रम ना भेजने के लिए अच्छा नाटक रचाया तुमने। पैसों के लालच के लिए ये मुझे तुमसे दूर नहीं भेजेंगे, बस यही काफी है। मैं बहुत खुश हूँ, कहकर अपने पोते को पुचकारने लगी।